सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह जिसे हम रोज सुबह या शाम आसमान में एक तारे की तरह चमकता हुआ देखते हैं, असल में ऐसा ग्रह है जहां इंसान का शरीर कुछ ही सेकंड में दबकर खत्म हो जाएगा, धातु पिघल जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स तुरंत जल जाएंगी। उस ग्रह की सतह का तापमान लगभग 460 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी इतना कि शीशा भी पिघल जाए। वहां का वायु दाब पृथ्वी से लगभग 90 गुना ज्यादा है, यानी अगर आप वहां खड़े हों तो आपके ऊपर कई किलोमीटर गहरे समुद्र जितना दबाव पड़ेगा। ऊपर से बादलों में पानी नहीं बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदें तैरती रहती हैं। यह जगह किसी साइंस फिक्शन फिल्म का नरक नहीं बल्कि हमारे ही सौरमंडल का दूसरा ग्रह वीनस है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इंसान दशकों तक इस ग्रह को देख ही नहीं पाया। दूरबीनों से देखने पर सिर्फ पीले रंग का धुंधला गोला दिखता था। कोई पहाड़ नहीं, कोई घाटी नहीं, कोई मैदान नहीं, जैसे किसी ने पूरे ग्रह पर मोटा पर्दा डाल दिया हो। वैज्ञानिक जानते थे कि नीचे कुछ है, लेकिन क्या है इसका कोई सीधा सबूत नहीं था। यह ऐसा था जैसे किसी शहर का नक्शा बनाना हो लेकिन आंखों पर पट्टी बंधी हो। 20वीं सदी के आखिर तक यह स्थिति लगभग वैसी ही बनी रही। कई अंतरिक्ष यान इस ग्रह के पास गए, कुछ ने वातावरण को नापा, कुछ ने तापमान मापा, लेकिन सतह की साफ तस्वीर कोई नहीं ला सका। हर मिशन बादलों से टकराकर रुक जाता था, कैमरे बेकार हो जाते थे, प्रकाश अंदर तक पहुंच ही नहीं पाता था। ऐसा लग रहा था कि यह ग्रह अपनी जमीन को जानबूझकर छिपा रहा है। यहीं से एक अलग सोच पैदा हुई, अगर रोशनी काम नहीं करती तो किसी और तरीके से देखना होगा। वैज्ञानिकों ने फैसला किया कि आंखों से नहीं, रेडियो तरंगों से देखा जाएगा। रडार तरंगें बादलों को चीरकर नीचे जा सकती हैं और वापस लौट सकती हैं। लौटते हुए सिग्नल से जमीन का आकार समझा जा सकता है। यह तरीका जटिल था, लेकिन यही एक रास्ता था। इसी सोच से एक अंतरिक्ष यान तैयार किया गया जिसका नाम रखा गया मैगेलन। इसका काम फोटो खींचना नहीं था बल्कि पूरे ग्रह को रडार से स्कैन करना था। इसे ऐसे डिजाइन किया गया कि यह लगातार सतह की ओर माइक्रोवेव सिग्नल भेजे और लौटने वाले सिग्नल से नक्शा बनाता रहे। उस समय के हिसाब से यह तकनीक बेहद उन्नत थी। यह कोई छोटा एक्सपेरिमेंट नहीं था बल्कि पूरे ग्रह को डिटेल में समझने की कोशिश थी। जब इसे भेजने की तैयारी हो रही थी तब तक वैज्ञानिकों के पास सिर्फ अनुमान थे। कुछ लोग मानते थे कि वहां महासागर जैसे मैदान होंगे, कुछ कहते थे कि शायद पूरी सतह ज्वालामुखियों से भरी होगी, कुछ को लगता था कि ग्रह बहुत पुराना और शांत है। सच क्या है कोई नहीं जानता था। यह पहली बार था जब इंसान सच में इस ग्रह की जमीन को देखने जा रहा था। अंतरिक्ष यान को नासा ने स्पेस शटल एटलांटिस से अंतरिक्ष में भेजा और महीनों की यात्रा के बाद यह धीरे धीरे उस ग्रह के पास पहुंचा। जैसे जैसे दूरी कम हुई वैसे वैसे उत्सुकता बढ़ती गई, लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई जब इसे उस ग्रह की कक्षा में सही जगह पर स्थापित करना था। जरा सी गलती होती तो यह या तो अंतरिक्ष में भटक जाता या सीधे वातावरण में गिरकर जल जाता। कक्षा में पहुंचने के बाद असली काम शुरू हुआ। रडार एंटीना नीचे की ओर घुमाया गया और पहली बार सिग्नल भेजे गए। यह कोई तस्वीर नहीं थी जो तुरंत स्क्रीन पर आ जाए। डेटा धीरे धीरे आया, नंबरों के रूप में, तरंगों के रूप में। कंप्यूटर ने उन संकेतों को प्रोसेस किया और फिर पहली बार वैज्ञानिकों के सामने उस ग्रह की जमीन का आकार उभरने लगा। रडार संकेतों और पैटर्न में पहाड़ों की ऊंचाई, चौड़े मैदान और लंबी दरारें साफ दिखाई देने लगी। वह क्षण ऐसा था जैसे किसी ने दशकों से बंद दरवाजा खोल दिया हो। पहले ही स्कैन में साफ हो गया कि यह ग्रह शांत नहीं है, जमीन सपाट नहीं है। जगह जगह उभरी हुई संरचनाएं थीं, गोलाकार गड्ढे थे और बहते हुए पदार्थ जैसी आकृतियां थीं। यह सब देखकर समझ आने लगा कि यहाँ बड़ी पैमाने पर ज्वालामुखीय गतिविधि हुई है। कुछ इलाके इतने बड़े थे कि उनका फैलाव पूरे देशों जितना था। यह साधारण भूगोल नहीं बल्कि उस ग्रह के खतरनाक इतिहास का सबूत था। धीरे धीरे हर कक्षा के साथ उस ग्रह का एक नया हिस्सा खुलता गया। जो दुनिया पहले आसमान में सिर्फ एक चमकता हुआ बिंदु लगती थी, वह अब आकार लेने लगी थी। स्क्रीन पर उभरती रेखाएं, आकृतियां और पैटर्न मिलकर एक अनजानी सतह का नक्शा बना रहे थे। पहली बार इंसान उस दूर की दुनिया को सच में देख पा रहा था, उसके भूगोल को समझ पा रहा था। तभी स्पष्ट हो गया कि यह मिशन केवल एक असाधारण प्रयोग नहीं बल्कि पूरे सौरमंडल की हमारी समझ बदलने वाला कदम है। मैगेलन अब स्थिर कक्षा में लगातार चक्कर लगा रहा था और नीचे छिपी सतह को रडार तरंगों से स्कैन कर रहा था। ये साधारण कैमरे की तस्वीरें नहीं थी बल्कि रडार से बने वैज्ञानिक नक्शे थे, जहां ऊंचाई, ढलान और बनावट अलग अलग रंगों और पैटर्न के रूप में दिखाई देती थी। इन्हीं संकेतों के सहारे वैज्ञानिकों ने पहाड़ों की श्रेणियां, फैले हुए मैदान और लंबी दरारों को पहचाना।
शुरुआती डेटा ने ही बता दिया कि यह ग्रह उम्मीद से ज्यादा कॉम्प्लेक्स और अलग अलग तरह का है, जैसे हर लेयर के नीचे नई कहानी छिपी हो। शुरुआती मान्यता थी कि शायद सतह पर उल्कापिंडों के गड्ढे भरे होंगे, क्योंकि बिना हवा और पानी के कोई भी निशान लाखों साल तक वैसे ही रहता है। लेकिन जब नक्शा साफ हुआ तो उल्टा नतीजा सामने आया। पूरे ग्रह पर केवल लगभग 1000 बड़े इम्पैक्ट क्रेटर्स दिखाई दिए, जो इतने बड़े ग्रह के हिसाब से बहुत कम थे। इसका मतलब था कि सतह बहुत पुरानी नहीं है। किसी समय पर यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने पुरानी सतह को मिटा दिया और नई परत बिछा दी। यह बात चौंकाने वाली थी, क्योंकि बिना प्लेट टेक्टोनिक्स वाली ग्रह पर इतनी बड़ी रीसेट प्रक्रिया की उम्मीद नहीं की जाती। जैसे जैसे रडार की रेखाएं आगे बढ़ी, विशाल समतल इलाके सामने आए। ये साधारण मैदान नहीं थे। इनका पैटर्न बिल्कुल वैसा था जैसा पृथ्वी पर जमे हुए लावा के मैदानों में देखा जाता है। कई जगहों पर लावा सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ था, मानो किसी समय पूरा ग्रह पिघले पत्थर से ढक गया हो और फिर धीरे धीरे ठंडा होकर जम गया हो। कुछ लावा फ्लो इतने चौड़े थे कि वे भारत जैसे बड़े देश से भी बड़े इलाके में फैल गए थे। यह देखकर वैज्ञानिकों ने पहली बार अंदाजा लगाया कि यहाँ ज्वालामुखीय विस्फोट छोटे नहीं बल्कि ग्रह स्तर के रहे होंगे। अगले डेटा सेट में गोल गोल ऊंचे स्ट्रक्चर्स दिखाई देने लगे। जब उनका आकार मापा गया तो पता चला कि यह ज्वालामुखी हैं, और गिनती करने पर पता चला कि उनकी संख्या सैकड़ों नहीं बल्कि लगभग 1600 से भी ज्यादा है। कई ज्वालामुखी इतने चौड़े थे कि उनका आधार यानी बेस 100 किलोमीटर तक फैला था। कुछ का आकार ढाल जैसा था, जैसे लावा धीरे धीरे बहकर फैला हो। कुछ जगहों पर गोल चपटी गुम्बद जैसी संरचनाएं दिखीं, जिन्हें बाद में पैनकेक डोम कहा गया। इनका बनना बताता था कि लावा गाढ़ा और चिपचिपा रहा होगा। इसका मतलब था कि ग्रह के अंदर अलग अलग तरह की जियोलॉजिकल एक्टिविटीज चलती रही हैं। इन सब के बीच सबसे हैरान करने वाली चीज लंबी लंबी दरारें थीं। हजारों किलोमीटर तक सीधी खिंची हुई रेखाएं, जैसे जमीन को किसी ने दोनों ओर से खींचकर फाड़ दिया हो। कुछ जगहों पर ये दरारें घाटियों में बदल गई थीं, जिनकी गहराई कई किलोमीटर थी। यह सब उस ग्रह पर हो रहा था जहां पृथ्वी जैसी प्लेट टेक्टोनिक्स मौजूद नहीं है। यानी बिना प्लेट्स के भी अंदर की गर्मी इतनी ताकतवर है कि पूरी सतह को मोड़ सकती है, तोड़ सकती है और ऊपर उठा सकती है। यह खोज वैज्ञानिकों के लिए बिल्कुल नई थी, क्योंकि इससे समझ आया कि ग्रहों के बदलने के तरीके सिर्फ पृथ्वी जैसे नहीं होते। रडार मैपिंग की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि यह लगातार काम करता रहा। दिन हो या रात, बादल हो या तूफान, कोई फर्क नहीं पड़ता था। हर चक्कर में ग्रह का नया हिस्सा स्कैन होता और कंप्यूटर में जुड़ता जाता। कुछ महीनों के भीतर सतह का बड़ा हिस्सा कवर हो गया। जब पूरा मैप जोड़कर देखा गया तो साफ दिखा कि ग्रह अलग अलग हिस्सों में बटा है। कहीं ऊंचे प्लेटो, कहीं गहरे मैदान, कहीं वॉल्केनिक एरिया और कहीं टूटी फूटी जमीन। इन्हीं टूटे फूटे इलाकों में कुछ अजीब गोलाकार गड्ढे और धसी हुई रेखाएं दिखी। पहली नजर में वे सामान्य क्रेटर जैसे लगते थे, लेकिन उनका पैटर्न अलग था। उनके किनारे टूटे हुए थे और बीच में खाली जगह थी, जैसे नीचे कुछ धंस गया हो। जब वैज्ञानिकों ने तुलना की तो पाया कि पृथ्वी पर ऐसे निशान अक्सर तब बनते हैं जब जमीन के नीचे बनी लावा सुरंगें खाली होकर ऊपर से धंस जाती हैं या ढह जाती हैं। इसका मतलब था कि उस ग्रह पर कभी बहता हुआ लावा सुरंग बनाकर गुजरा होगा और बाद में छत टूटने से ये ढांचे बने होंगे। यह सीधा प्रमाण तो नहीं था, लेकिन मजबूत संकेत था कि सतह के नीचे लंबे लावा टनल मौजूद हो सकते हैं। यह खोज इसलिए खास थी क्योंकि ऐसी सुरंगें भविष्य में किसी भी रोबोटिक मिशन के लिए सुरक्षित जगह बन सकती हैं। उस ग्रह की सतह पर तापमान और दबाव इतना ज्यादा है कि मशीनें कुछ घंटों से ज्यादा नहीं टिक पाती, लेकिन अगर नीचे सुरंगें हों तो वहां हालात थोड़े स्थिर हो सकते हैं। यानी यह सिर्फ भूगोल नहीं था, बल्कि फ्यूचर मिशंस के लिए एक गाइड भी था। इसी दौरान एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई। पूरे ग्रह का वातावरण लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है, जो गर्मी को बाहर जाने नहीं देता। रडार डेटा से जब सतह की बनावट और ज्वालामुखीय इतिहास समझा गया तो साफ हुआ कि बड़ी पैमाने पर गैसें निकलकर वातावरण में जमा हुई होंगी। धीरे धीरे यह गैसें इतनी बढ़ गईं कि तापमान लगातार ऊपर जाता गया। इसे रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। यह वही प्रोसेस है जो कंट्रोल से बाहर हो जाए तो किसी भी ग्रह को भट्टी जैसा गर्म बना सकती है। इससे मिशन सिर्फ जमीन की स्टडी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि क्लाइमेट साइंस से भी जुड़ गया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, नक्शा और साफ होता गया। अब वैज्ञानिक सिर्फ अंदाजा नहीं लगा रहे थे, बल्कि सटीक नाप तोल कर बता सकते थे कि कौन सा पहाड़ कितना ऊंचा है, कौन सा मैदान कितना चौड़ा है,
किस दिशा में लावा बहा और कहां जमीन टूटी। यह पहली बार था जब इंसान किसी ऐसे ग्रह को इतनी विस्तार से समझ रहा था जहां वह खुद कभी खड़ा भी नहीं हो सकता। कुछ महीनों के भीतर यह साफ हो गया कि यह मिशन उम्मीद से कहीं ज्यादा सफल है। सतह का लगभग पूरा हिस्सा मैप हो चुका था। जो ग्रह पहले रहस्य था अब एक साफ साफ समझ आने वाला डिटेल्ड मैप बन चुका था। लेकिन जितना ज्यादा डेटा मिला उतने ही नए सवाल खड़े हो गए। क्या वहां आज भी ज्वालामुखी सक्रिय है? क्या अंदर अब भी गर्म लावा बह रहा है? क्या सतह फिर से बदल सकती है? इन सवालों के जवाब अभी बाकी थे और इन्हीं सवालों के साथ मिशन अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा था, जहां वैज्ञानिकों को तय करना था कि इस अंतरिक्ष यान से आखिरी बार कौन सी सबसे अहम जानकारी जुटाई जाए, इससे पहले कि इसका काम पूरा हो जाए। मैगेलन ने महीनों तक लगातार काम करके लगभग पूरे ग्रह का विस्तृत नक्शा तैयार कर दिया था। अब वैज्ञानिकों के पास इतना डेटा था कि वे सतह को किसी भी कोण से देख सकते थे, उसकी ऊंचाई माप सकते थे और अलग अलग क्षेत्रों की सटीक तुलना कर सकते थे। जो जगह कभी सिर्फ एक चमकता बिंदु लगती थी अब पहाड़ों, मैदानों और ज्वालामुखियों से भरी एक असली दुनिया की तरह सामने आ चुकी थी। पूरे ग्रह के नक्शे को जोड़कर देखने पर साफ दिखाई दिया कि सतह लगभग एक जैसी उम्र की लगती है। अगर कोई ग्रह अरबों साल पुराना हो और उसकी सतह स्थिर हो तो अलग अलग उम्र के बहुत सारे क्रेटर दिखने चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। गड्ढे कम थे और लगभग समान रूप से फैले हुए थे। इसका मतलब था कि किसी समय पर बड़े पैमाने पर ज्वालामुखीय गतिविधि हुई और पूरी पुरानी सतह पिघले लावा से ढक गई। जब यह लावा ठंडा हुआ तो एक नई सतह बन गई। यह किसी छोटे इलाके की घटना नहीं थी, बल्कि पूरे ग्रह का एक साथ बदल जाना था। यह प्रक्रिया पृथ्वी पर कभी नहीं देखी जाती। इससे यह समझ बनी कि उस ग्रह के अंदर आज भी बहुत ज्यादा गर्मी फंसी हुई है। पृथ्वी पर यह गर्मी प्लेट टेक्टोनिक्स के जरिए धीरे धीरे बाहर निकलती रहती है, लेकिन वहां प्लेटें नहीं हैं, इसलिए गर्मी लंबे समय तक जमा होती रहती है और फिर एक समय पर अचानक बड़े विस्फोटों के रूप में बाहर निकलती है। इसका नतीजा यह होता है कि पूरा भूभाग बदल जाता है। यह मॉडल ग्रह विज्ञान के लिए बिल्कुल नया था और इससे साबित हुआ कि हर ग्रह एक जैसा डेवलप नहीं होता। इसी डेटा से वातावरण की कहानी भी जोड़ी। वहां का वातावरण लगभग पूरी तरह कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है। ज्वालामुखियों से निकली गैसें करोड़ों साल तक जमा होती रहीं और बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। धीरे धीरे यह गैसें मोटी परत बनाकर गर्मी को फंसाने लगी। तापमान बढ़ता गया। महासागर अगर कभी रहे भी हों तो भाप बनकर खत्म हो गए और अंत में ग्रह एक स्थायी भट्टी में बदल गया। यह सब किसी कल्पना का हिस्सा नहीं, बल्कि मापे गए आंकड़ों पर आधारित निष्कर्ष थे। इसी कारण यह मिशन सिर्फ एक ग्रह की जानकारी नहीं दे रहा था, बल्कि यह दिखा रहा था कि अगर ग्रीन हाउस प्रभाव बेकाबू हो जाए तो किसी भी दुनिया का क्या हाल हो सकता है। जैसे जैसे महीनों बीते एक व्यवहारिक समस्या सामने आने लगी। ईंधन सीमित था। अंतरिक्ष यान को कक्षा में बनाए रखने और एंटीना को सही दिशा में घुमाने के लिए थोड़े थोड़े ईंधन की जरूरत पड़ती थी। धीरे धीरे भंडार खत्म हो रहा था। इसका मतलब था कि यह मिशन हमेशा नहीं चल सकता। वैज्ञानिकों को तय करना था कि बचे हुए समय में सबसे ज्यादा उपयोगी काम क्या किया जाए। उन्होंने फैसला किया कि आखिरी चरण में सिर्फ सतह ही नहीं बल्कि वातावरण के बारे में भी ज्यादा जानकारी ली जाए। अंतरिक्ष यान की कक्षा थोड़ी थोड़ी नीचे लाई गई ताकि वह ऊपरी वातावरण से गुजर सके। जब वह घने हिस्सों से होकर गुजरता तो उसकी गति में हल्का बदलाव आता। इन बदलावों को मापकर वैज्ञानिकों ने हवा की घनत्व और संरचना के बारे में जानकारी जुटाई। यह तरीका जोखिम भरा था क्योंकि ज्यादा नीचे जाने पर घर्षण बढ़ जाता और यान नियंत्रण खो सकता था, लेकिन यही आखिरी मौका था। इन अंतिम चक्रों में हर सेकंड कीमती था। उपकरण लगातार डेटा भेज रहे थे। पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिक हर सिग्नल रिकॉर्ड कर रहे थे। कई सालों की मेहनत का यह आखिरी दौर था। अंत में जब ईंधन लगभग खत्म हो गया तो फैसला लिया गया कि अब इसे सुरक्षित कक्षा में छोड़ने के बजाय सीधे वातावरण में भेज दिया जाए ताकि गिरते समय भी कुछ अतिरिक्त जानकारी मिल सके। एक तय दिन अंतरिक्ष यान को धीरे धीरे नीचे की ओर मोड़ा गया। जैसे ही वह घने वातावरण में घुसा, घर्षण तेजी से बढ़ा, तापमान बढ़ता गया, धातु की बाहरी परतें गर्म होने लगी, संपर्क कमजोर होने लगा। आखिरी सिग्नल मिले, फिर सब शांत हो गया। कुछ ही मिनटों में वह पूरी तरह जलकर खत्म हो गया। इस तरह मिशन का अंत हुआ, लेकिन असल में यहीं से उसकी लेगेसी शुरू हुई। उस यान ने लगभग 98% सतह का हाई क्वालिटी रडार मैप तैयार कर लिया था।
आज भी जब वैज्ञानिक उस ग्रह का अध्ययन करते हैं तो वही डेटा आधार बनता है। बाद के कई मिशनों ने उसी नक्शे का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य तय किए। ज्वालामुखियों की पहचान, दरारों की दिशा, संभावित लावा टनल वाले इलाके सब उसी जानकारी से चुने गए। इस मिशन ने यह भी साबित कर दिया कि किसी ग्रह को समझने के लिए सिर्फ कैमरा ही जरूरी नहीं होता, सही तकनीक से बादलों के पीछे भी देखा जा सकता है। जिस दुनिया को दशकों तक रहस्य में समझा गया वह कुछ सालों में खुली किताब बन गई। यह बदलाव सिर्फ तकनीक और धैर्य की वजह से आया। आज जब रात के आसमान में वीनस दिखाई देता है तो वह सिर्फ एक तारा जैसा बिंदु नहीं है। अब पता है कि उसके नीचे हजारों ज्वालामुखी हैं, सैकड़ों किलोमीटर लंबे लावा प्रवाह हैं, गहरी दरारें हैं और शायद जमीन के नीचे सुरंगें भी हैं। यह जानकारी किसी कल्पना से नहीं बल्कि ठोस माप और सटीक डेटा से आई है। और यह सब संभव हुआ क्योंकि इंसान ने बादलों के उस मोटे पर्दे को हटाने का फैसला किया था। इसी तरह एक शांत दिखने वाले ग्रह की असली तस्वीर सामने आई और यह साफ हो गया कि अंतरिक्ष में जो चीज सबसे ज्यादा चमकती है वह हमेशा सबसे आसान या सिंपल नहीं होती। कई बार वह सबसे खतरनाक और सबसे रहस्यमय भी हो सकती है और उसे समझने के लिए साहस और विज्ञान दोनों की जरूरत होती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।